नमस्कार बच्चों, हम सिद्ध साहित्य का अध्ययन कर रहे थे। हमने देखा कि प्रमुख सिद्ध साहित्यकार कौन कौन से हुए हैं और आज हम बात करेंगे सिद्ध साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों की। परीक्षा में बहुधा प्रश्न पूछ लिया जाता है कि सिद्ध साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों पर एक आलेख लिखिए या टिप्पणी लिखिए या बताइए। तो सबसे पहली और प्रमुख विशेषता या प्रवृत्ति यदि सिद्ध कवियों की कही जा सकती है तो वो यह है कि उन्होंने गुरु की महत्ता का स्थापन किया। जैसे लुई भनई गुरु पुच्छिन जाने। लुई ने लिखा है कि भनई गुरु पुच्छई जाने, अर्थात अपने गुरु से ज्ञान प्राप्त करो। तो इस तरह से सभी सिद्ध कवियों ने गुरु की महिमा का महत्व स्थापित किया है। दूसरी बात कि सिद्धों ने सहज पथ को अपनाने का आग्रह किया, जिसका उद्देश्य जन्म मरण के भाव से मुक्त होकर बोधिसत्व को प्राप्त करने का था। तीसरी प्रमुख प्रवृत्ति सिद्ध साहित्य की कि सिद्धों द्वारा जो रचित दोहे हैं उनकी चिंतन और जीवन धारा का विस्तृत विश्लेषण हमें उनके साहित्य में प्राप्त होता है। सरहपा ने लिखा है कि पवन की संचरणशीलता से जो चलायमान नहीं होता, ज्वाला की ज्वलनशीलता से जो दग्ध नहीं होता, धन वर्षा से जो भीगता नहीं है, न तो उसकी उत्पत्ति होती है न क्षय होता है। तो इस तरह से अपने दोहों में सिद्धों ने मूल तत्व को ग्रहण करने की बात की है और यह तत्व है अपने आप को पहचानना, स्वयं को चिन्हना। चौथी प्रमुख प्रवृत्ति सिद्ध साहित्य की यह है कि सिद्धों ने अपने साधना पक्ष को सरल और सहज बनाने के प्रयत्न में गृहस्थ धर्म, पति पत्नी और उनसे संबंधित क्रीड़ाओं के उदाहरण दिए हैं। काया साधना की विधि की चर्चा की है। तो इस तरह से सिद्धों के जीवन में जो घटित था वही उन्होंने उनके साहित्य में भी अभिव्यक्त किया है। अगली प्रवृत्ति अविद्या को दूर करने के साथ ही समय की क्षण भंगुरता का बोध। तो बच्चों, हम देख रहे हैं कि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको कबीर साहित्य में भी देखने को मिलती है और आप उससे ज़्यादा परिचित हैं। आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये विशेषताएं कबीर साहित्य की हम देख रहे हैं। तो ऐसा माना जाता है कि कबीर ने भी अपनी प्रेरणा यहीं से, इन्हीं सिद्धों और इनके साहित्य से ग्रहण की थी और इसीलिए ये प्रभाव हमें कबीर साहित्य पर दिखाई देता है। अगली प्रवृत्ति सिद्ध साहित्य की कि उन्होंने परंपरानुसार ज्ञान के कारण आचार्य का पद दिया गया। मतलब परंपरानुसार जो सिद्ध कवि हैं उनके ज्ञान के कारण उनको आचार्य का पद प्रदान किया गया। सातवीं प्रवृत्ति सिद्ध साहित्य पर तंत्रों का विशेष प्रभाव हमें दिखाई देता है। सहज यानी सिद्ध शक तंत्रों से प्रभावित थे और पंचम कार को प्रतीकात्मक रूप में विशिष्ट अर्थ इन्होंने प्रदान किया। महाविहारों में विकसित साधना पर कापालिकों का भी प्रभाव हमें दिखाई देता है। अगली प्रवृत्ति वज्र यानी साधना के माध्यम से सिद्धों ने शिव तथा कुंडलिनी शक्ति का योग बनाने के लिए अनेक क्रियाओं का प्रचार किया और इसके निमित्त प्रतीकात्मक शैली काम में ली गई। 32 नाड़ियों जैसे वामा, वाहिनी, कूर्मजा, अवधूति आदि को महासुख स्थान की ओर
प्राणवायु को प्रवाहित करने वाली सिद्ध साहित्य में बताया गया है। अगली जो विशेषता है सिद्ध साहित्य की वो ये कि सहज यानी सिद्धों ने शून्य का उल्लेख अनेक प्रकार से किया है। यहाँ पर शून्य का अर्थ है वज्र यानी प्रज्ञा। शून्य को दृढ़, अविभाज्य, अनश्वर और ज्वलन मुक्त कहा है। सत्य है शांति का प्रतीक। और बोधिसत्व की प्राप्ति के लिए करुणा और शून्यता के संयोग की कल्पना हमें सिद्ध साहित्य में दिखाई देती है और इसके मिलने के लिए दाम्पत्य युग्म के प्रतीकात्मक स्वरूप की अभिव्यंजना भी सिद्ध साहित्य में दिखाई देती है। एक और प्रमुख विशेषता सिद्धों की वो ये कि सिद्धों की दृष्टि उपभोगपूर्ण थी। उनकी ये धारणा थी कि जिस प्रकार विष सेवन से विष मरता है वैसे ही संसार का उपभोग करने पर ही जन्म मरण से मुक्ति मिलती है और इसीलिए मैथुन आदि क्रियाओं का प्रचार सिद्ध साहित्य के माध्यम से किया गया। अगली प्रवृत्ति बच्चों सिद्ध साहित्य की कि इन्होंने अपने साहित्य में काया साधना का विस्तृत वर्णन किया है। यद्यपि ये बात सिद्धों को उपभोगवादी सिद्ध करती है, फिर भी इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि दर्शन की भूमि पर सिद्ध अध्यात्मवादी थे और संसार में रहकर उससे निर्लिप्त रहने का उपदेश देते थे। सिद्ध साहित्य के अंतर्गत बौद्ध रचनाएं, तांत्रिक साधना से संबंधित रचनाएं, सहज मार्ग की भाव योजना, मंत्रयान, वज्रयान, इन सब की साधना का दिग्दर्शन हमें होता है। और एक और प्रमुख विशेषता कि सिद्धों ने इंद्रियों के निरोध पर बल नहीं दिया बल्कि गोपनीय रूप से उसका विस्तृत चित्रण किया है। जैसा कि हमने पहले भी बात की है, वज्र गर्भ में साधकों की निंदा की गई है। इनकी गतिविधियों को असामाजिक और विलासपूर्ण बताया गया है। तो ये सारी प्रवृत्तियाँ और विशेषताएं हमें सिद्ध साहित्य में दिखाई देती है। और आगे जब हम बात करते हैं ज्ञान मार्गी साधकों की, कबीर की, तो वहाँ पर हमें स्पष्ट रूप से ये दिखाई देता है बच्चों कि सिद्ध साहित्य का प्रभाव किस तरह से इस साहित्य पर, आगामी साहित्य पर पड़ा था। तो निश्चित रूप से इस दृष्टि से सिद्ध साहित्य का महत्व दिखाई देता है। अब हम बात करते हैं सिद्ध साहित्य की भाषा की। तो साहित्य इतिहासकारों ने सिद्धों की रचनाओं की भाषा मागधी अवहट्ट मानी है। मागधी अवहट्ट, जैसा कि दयानंद सरस्वती ने भी अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास प्रथम खंड में सिद्ध साहित्य के भाषागत स्वरूप पर लिखा है कि सिद्धों की रचना जिस भाषा में हुई है उसमें संक्रांतिकालीन आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का स्वरूप निहित है और इसीलिए आर्य भाषाओं के प्रारंभिक स्वरूप के दर्शन भी इसमें हो जाते हैं, परंतु ये रचनाएं मागधी अवहट्ट में ही है। तो इस तरह से बच्चों अपनी अनुभूतियों को व्यक्त करने के लिए सिद्धों ने प्रतीकों और पारिभाषिक शब्दों का भी प्रयोग किया है और इसी तरह से उपमा, उत्प्रेक्षा और रूपक अलंकारों का प्रयोग भी उन्होंने यत्र तत्र किया है। इस साहित्य में दोहरे अर्थ निहित है। एक अर्थ सामान्य, जिसे हम अभिधेय कह सकते हैं, और दूसरा लक्षणामूलक या फिर प्रतीकात्मक जिसे कह सकते हैं। सिद्ध साहित्य के पक्ष में सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात जो हमें दिखाई देती है वो ये कि इसमें युग जीवन के चित्र पूरी उदारता के साथ प्रस्तुत हुए हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि साहित्य समाज का ही दर्पण माना गया है, तो सिद्धों के साहित्य में भी तत्कालीन समाज की जो गतिविधियां थी, जो स्वरूप था, वो हमें अभिव्यक्त होता दिखाई देता है। तो इस तरह से बच्चों सिद्ध साहित्य प्रारंभिक हिंदी भाषा का महत्वपूर्ण साहित्य है
और इस कड़ी को जोड़े बिना श्रृंखला पूर्ण नहीं होती है हिंदी साहित्य की। और जैसा कि हमने सिद्ध साहित्य की अभी प्रवृत्तियाँ और विशेषताएं देखी है, तो निश्चित रूप से आगे आने वाला जो साहित्य है वो सिद्ध साहित्य का ऋणी है, इस रूप में कि बहुत सारी प्रवृत्तियों को उन्होंने सिद्ध साहित्य से ही ग्रहण किया है। धन्यवाद।